मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको अमलगमेशन होता है उसका क्या बता दिया था। मैंने अमलगमेशन का मीनिंग बता दिया था, कुछ एडवांटेज बता दिए थे, ऑब्जेक्ट बता दिया था, डिसएडवांटेज बता दिए थे और प्रोसेस भी बता दिया था कि अमलगमेशन में क्या क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने क्या पढ़ चुके हैं, अमलगमेशन में पढ़ चुके थे। और मैंने बताया था कि अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। क्या पढ़ने वाला है आज की क्लास में? परचेज कंसिडरेशन। ज़्यादा वेट नहीं करते, हम आज के टॉपिक को हम तुरंत ही क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो आज हमारे पास परचेज कंसिडरेशन की क्या है, कुछ 4 मेथड्स है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहली मेथड है लमसम मेथड। परचेज कंसिडरेशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो कितने तरीके से किया जाता है? 4 तरीके से। तो अब एक्चुअली ये परचेज कंसिडरेशन होता क्या है? देखिए, ये मान के चले ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है और ये इनके ऑनर है। कौन है? ये दोनों जो है वो इनके ऑनर है। जब ए कंपनी बी कंपनी को खरीदेंगी, ठीक है, मान के चलो ए कंपनी खरीद रही है, इसलिए ए हो गई हमारी परचेसिंग कंपनी। कौन सी कंपनी हो गई? परचेसिंग कंपनी। और बी कंपनी ए कंपनी को बिक रही है, इसलिए क्या हो गई? वेंडर कंपनी। तो आप एक बात बताइए, जब ये ए वाला पर्सन इस बी कंपनी को खरीदेगा तो बदले में पैसे देने पड़ेंगे ना इस बी कंपनी के ऑनर को? तो हाँ, ज़रूर देने पड़ेंगे। तो जो पैसा हम देते हैं ना इस बी कंपनी को, मतलब जो पैसा हम इस वेंडर कंपनी को देते हैं ना, उसी को हम क्या बुलाते हैं? परचेज कंसिडरेशन। हमारे चैप्टर में परचेज कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और हमें इसमें ये सीखना है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसमें हमारे पास 4 मेथड्स आई है। पहला है लमसम, मतलब एक साथ दे देंगे, पूरा पूरा बता देंगे। जैसे मान के चलो ए ने बी को बोल दिया कि मैं तुमको सीधा सीधा 10 करोड़ में खरीद लूँगा, 10 करोड़ दे लो, ले लो और अपनी पूरी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को मुझे दे दो। तो ये क्या हो गई? कौन सी मेथड हो गई? ये हो गई लमसम मेथड। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले लमसम मेथड। इन दिस मेथड द टोटल परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय द परचेसिंग कंपनी टू द सेलिंग कंपनी डायरेक्टली गिवन एज लमसम अमाउंट। लिखा ही है कि जैसे ये परचेसिंग कंपनी थी, ये इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, पूरा का पूरा पैसा लमसम मतलब 10 करोड़ रुपीस बी कंपनी को दे दिया और खरीद लिया। तो मतलब डायरेक्ट परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आपके पास क्या होंगी? डायरेक्ट दी गई होंगी। तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है। जब अगर किसी क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन इस मेथड से निकालना हुआ, लमसम मेथड से, तो ये बहुत आसान होता है। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। जो दूसरी मेथड्स होती है हमारी, वो मेथड्स होती है नेट असेट्स। हर एक क्वेश्चन में हम जब भी कैलकुलेट करेंगे पीसी, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट असेट्स कैलकुलेट करना है। सर नेट असेट्स हमने सुने हैं, तो बेटा नेट असेट्स मतलब कुछ नहीं, आप क्या करो, जो असेट्स होती है, क्या होती है? जो असेट्स होती है जो परचेसिंग कंपनी ने ली है, परचेसिंग कंपनी ने ली है, उसे क्या करो, ले लो। जो भी परचेसिंग कंपनी असेट्स ली है उसमें से माइनस कर दो अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। किसको माइनस कर दो? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जो परचेसिंग कंपनी ने ली है। तो अगर आप ये कर देते हो और ये माइनस कर देते हो, तो जो बचता है ना, वही आपका क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के दिया हूँ, देखिए एक बार। इन दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन विल बी एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी एट एग्रीड वैल्यू। मतलब जैसे कि क्या करेंगे हम कि जितने पर वो लिया गया है, असेट्स ली गई है, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी नेट असेट्स निकल के आ जाएंगी। कुछ बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है हमारा नेट असेट्स वाला, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। 1 बाय 1 इसे देखिए। देखिए ये पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। असेट्स लिखा नहीं है, असेट्स टेकन ओवर एट द एग्रीड वैल्यू। हम असेट्स लेंगे कौन सी वैल्यू पर? एग्रीड वैल्यू पे लेंगे, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। सर एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स लिखा है, फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है? तो बेटा मैंने इसकी एक लिस्ट बना के दिया हूँ कि फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम उन वाले असेट्स को नहीं लेंगे, बल्कि हम दूसरे असेट्स को लेंगे। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? तो लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू एक्सक्लूडिंग शेयर होल्डर फंड। हम असेट्स लेंगे, असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करेंगे। पर असेट्स में कौन से असेट्स नहीं लेंगे? तो हम फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेंगे। और लायबिलिटीज में हम इंटरनल लायबिलिटी, जिसे हम शेयर होल्डर्स फंड बुलाते हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती है जिनको लेना नहीं है, और
टर्नल लायबिलिटीज कौन सी होती है और शेयर होल्डर फंड कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको डिटेयली समझाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देने वाला हूं, तो वरीड होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अंडर द नेट असेट्स मैटर द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड रिगार्डिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। जब भी हम असेट्स एंड लायबिलिटीज लेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये बातें कहीं बुक में लिखी नहीं होती, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और समझोगे। जब मैं असेट्स बोलूं तो असेट्स में इंक्लूड किया जाता है कैश, गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ठीक है। असेट्स विल नेवर बी इंक्लूड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आप असेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को कभी नहीं लोगे। असेट्स में आप कैश, बैंक और गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लोगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज याद रखना, गुडविल को लेके एक स्पेशल प्रोविजन बनता है। किसको लेके? गुडविल को लेके। कभी कभी गुडविल को लिया जाएगा और कभी कभी गुडविल को नहीं लिया जाएगा। सर कब नहीं लिया जाएगा? बेटा अगर गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, तब आप गुडविल को नहीं लेना। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है और एडजस्टमेंट में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, क्वेश्चन के नीचे में है, तब गुडविल को आप नेट असेट्स के कैलकुलेशन में लोगे। एक बार वापस बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनना, बस ये बात याद रखना, बाद में काम में आएंगे। गुडविल की वैल्यू अगर बैलेंस शीट में दी होंगी तो गुडविल को नेट असेट्स का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है या गुडविल की नहीं वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है, तब वो नेट असेट्स का पार्ट बनेगा। अब ये आगे चल के मैंने और भी आपको अच्छे से समझाया हूं, जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को नहीं लेना है हमें, ये हमारे असेट्स का पार्ट नहीं होता, याद रखना। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस बोलता है थर्ड पॉइंट, एनी असेट्स नॉट टेकन ओवर डू नॉट इंक्लूड व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी परचेस कंसिडरेशन। अगर परचेसिंग कंपनी ने कोई असेट्स नहीं ली है, जैसे मान के चले क्रेडिटर्स नहीं लिया परचेसिंग कंपनी ने, तो क्रेडिटर को यहां से माइनस मत करना, क्योंकि हमने बोले कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस होंगी, लेकिन टेकन ओवर बाय कौन लेगा? वो टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। अगर परचेसिंग कंपनी लेंगी तो ये माइनस होगा, अगर नहीं लेती तो माइनस नहीं होगा। और यहां लिखा है ऑल असेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी शुड बी टेकन एट रीवैल्यूड फिगर। जो भी हमारे असेट्स होंगी ना, ये वाली असेट जो हम ले रहे हैं ना, वो रीवैल्यूड फिगर पे लेंगे। कौन से वाले पे? रीवैल्यूड। जो नई वैल्यूएशन आई होंगी ना, उस वाली वैल्यू पे लिया जाएगा, जिसे हम एग्रीड वैल्यू भी बुलाते हैं, ठीक है। अभी देखो लायबिलिटीज को लेके क्या बात की गई है, ओनली लायबिलिटीज टेकन ओवर एट देयर एग्रीड वैल्यू। हम लायबिलिटी को हम कौन से वैल्यू पे लेंगे? एग्रीड वैल्यू पर, जो जिस वैल्यू पे वो परचेसिंग कंपनी ने खरीदने के लिए तैयार हुई है, एग्रीड वैल्यू, उस वैल्यू पे लेंगे हम। और हमने बोले थे लायबिलिटीज में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे बोले थे हमने? शेयर होल्डर फंड को। तो मैंने इस वाले पॉइंट में लिख के दिया हूं कि क्या क्या शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आता है आपका? तो ये आता है प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड, कैपिटल रिडम्पशन फंड, शेयर प्रीमियम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सब हमारे होते हैं शेयर होल्डर फंड। ये जितनी लिस्ट बताया ना मैंने आपको, ये पूरे नाम अपने पास नोट डाउन करना। ये वाले पीसी के कैलकुलेशन में नहीं लिए जाते, मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे ना नेट असेट्स, तब ये चीज़ों को नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं होती। और नेट असेट्स में हम माइनस क्या करते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को करते हैं, इन फंड को हम नहीं करते। फिर क्या क्या लेना है? तो हमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेनी पड़ती है। तो क्या क्या ले सकते हैं? तो देखो, लायबिलिटी विल बी इंक्लूड ट्रेड लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज। जैसे लायबिलिटीज थर्ड पार्टी में क्या क्या आ जाता है आपका? बिल्स पेबल आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाता है। यहाँ लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। ये जो एसपीएफ जो लिखा है उसका मतलब होता है स्टाफ प्रोविडेंट फंड आ जाता है, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड आ जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जाता है। ऐसी चीजों को क्या माना जाता है? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। ये जो नाम लिखा है ना यहाँ पे, ये वाले नोट में, ये वाला, सो ये पूरा थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, इनको माइनस किया जाता है। देखो मैंने बोला इन लोगों को माइनस नहीं करना है, और इन लोगों को, इन सभी आइटम्स को क्या करना है? हमें माइनस करना है। तो ये चीज जो गिवन होती है ना बेटा, वो बुकलेट में सीधी सीधी नहीं लिखी हुई थी, और ये बुक में लिखा नहीं था। मैंने क्या किया, अलग से कुछ एक मैटर बनाया, मैंने बुक्स को पढ़ा, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन किया, और बाद में मैंने आपको एक पैटर्न में बना के दे दिया, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कौन सी चीज लेना है और कौन सी चीज नहीं लेना है। वैसे भी मैं आपको नेट असेट्स का परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूं ना इस वीडियो में। दोनों मेथड्स का करवा के दिखाऊंगा, एक नेट असेट मेथड से और एक नेट पेमेंट मेथड से, दोनों से करवा के दूंगा, तो वरीड मत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लेते हैं और कौन सा नहीं लेते।
एक और मेथड है हमारे पास, कौन सी मेथड है, एक होती है नेट पेमेंट मेथड। क्या होता है, एक नेट पेमेंट मेथड, मतलब हम सीधा सीधा क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो सर पेमेंट किस किस में कर सकते हैं हम, तो पेमेंट बेटा हम 3 चीज़ों में करते हैं, ये बात कभी मत भूलना। या तो हम उसे बैंक से चेक या कैश दे सकते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसे अपने कंपनी के क्या दे सकते हैं, शेयर दे सकते हैं। या तो फिर हम दे सकते हैं उसको डिबेंचर्स, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। ठीक है, मान के चलो बी कंपनी बंद हो रही थी, तो ये बी लिमिटेड बंद हो रही है, मतलब ये हमारी वेंडर कंपनी हो गई। कौन सी कंपनी हो गई, वेंडर कंपनी। ये ए कंपनी है, ए कंपनी मतलब ये हो गई परचेसिंग कंपनी। तो ये परचेसिंग कंपनी इसको पीसी के तौर पर क्या क्या पेमेंट कर सकती है, परचेस कंसिडरेशन के तौर पर। तो ये परचेसिंग कंपनी से या तो कैश दे सकती है, या चेक दे सकती है, या तो शेयर दे सकती है, या तो डिबेंचर दे सकती है। तो आपको याद रखना है कि पेमेंट के हमारे मोड होते हैं, ये मोड ऑफ पेमेंट है। क्या है हमारा मोड ऑफ पेमेंट, हम 3 मोड से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो नेट पेमेंट में हम जो भी हमारी परचेसिंग कंपनी होती है वो पेमेंट करती है शेयर होल्डर वगैरह को, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। टोटल अप ऑफ ऑल पेमेंट मेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी, जो टोटल पेमेंट होता है वो शेयर होल्डर को किया जाता है परचेसिंग कंपनी के द्वारा, टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग कंपनी एंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग कंपनी, इन सबको दिया जाता है। एक नोट मैंने आपको यहाँ लिख के रखा हो, आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिए। व्हेन ऑल पेमेंट्स आर गिवन क्लियरली, do not take any account assets and liabilities payment to debenture holder, creditor, any other party of selling company, liquidation expenses of selling company paid by purchasing company should not be included while calculating purchase consideration। चलिए दो पॉइंट एक साथ मिल गए यहाँ पे। देखिए पहला पॉइंट बोलता है व्हेन ऑल पेमेंट आर गिवन क्लियरली, अगर सभी के सभी पेमेंट क्या दिए, क्लियरली दिया है कि किसको कितना देना है, तो बोलता है तो उस समय डू नॉट टेक अकाउंट असेट्स एंड लायबिलिटी पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर, उस समय आपको क्या करना है, डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर को या फिर किसी भी पार्टी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा अगर बोला है तो। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ सेलिंग कंपनी पेड बाय परचेसिंग कंपनी, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ सेलिंग कंपनी किसने पेड किया है, परचेसिंग कंपनी ने किया है, तो उसे आप परचेस कंसिडरेशन का पार्ट मत बनाना। जैसे मान के चलो ये वेंडर कंपनी है, ये अपना बंद हो रही है, तो बंद हो रही है तो बेटा बंद होने में एक खर्चा लगता है, कौन सा खर्चा लगता है, एक लिक्विडेशन का खर्चा लगता है। ठीक है, अगर लिक्विडेशन का खर्चा लगता है और ये खर्चा किसने दिया है, ए कंपनी ने दिया है, तो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है ना, उसे पीसी का पार्ट आप खुद से मत बनाना, खुद से मत बनाना। अगर क्वेश्चन बोलेगा ना तो बनाएंगे, अगर नहीं दिया होगा ना तो हम बनाएंगे नहीं, तो ये चीज़ याद रखोगे। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो 3 तरीके की मेथड्स मेनली यूज होती है। एक और होता है कि शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं, शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं मतलब कोई पिछले कंपनी के पूरे शेयर को लिया जाता है और उसके बदले में नए शेयर उसको दिए जाते हैं। जैसे कि मान के चलो सेलिंग कंपनी थी, ये एग्जाम्पल बनाते हैं, बी कंपनी में कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, 4000 शेयर थे मान के चलो। तो ए कंपनी ने बोला हम आपको शेयर देंगे, और ये बोलते हैं हम आपको 4 के बदले 5 देंगे। कितना देंगे, 4 शेयर के बदले 5। तो पहले कंपनी के पास कितने शेयर थे, 4000 शेयर थे, तो 4 के बदले 5 देंगे, मतलब अभी आपको ये 1 4 से 4 कट हो गया 1, मतलब आपको नए कंपनी में कितने मिलेंगे, 5000 शेयर मिलेंगे, कौन से, ए लिमिटेड के। मतलब ये एक्सचेंज हुआ, 4000 शेयर के बदले कितने शेयर मिल गए, 5000। हो सकता है कम भी मिले, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, या हो सकता है इक्वल भी मिले, पर शेयर में क्या होती है, एक्सचेंज किया जाता है। एक थर्ड कंडीशन होती है मोड ऑफ पेमेंट में, जैसे ये यूज भी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए परचेज कंसिडरेशन असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी टू एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ द सेलिंग कंपनी। परचेसिंग और सेलिंग कंपनी में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जो ये पीसीओ लिखा है ना, ये होता है परचेसिंग कंपनी, और एससीओ लिखा गया है ना बेटा, वो होता है सेलिंग कंपनी। थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ये चीज होती है। बोलता है दिस एक्सचेंज रेशियो इज जनरली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द ईच कंपनी शेयर्स। और ये जो रेशियो होता है, तय होता है एक्सचेंज रेशियो, वो कंपनी की शेयर्स वैल्यू के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि कंपनी की शेयर्स वैल्यू क्या है। तो ये चीजें डिसाइड होती है। मतलब ये 4 तरीके के मेथड्स होते हैं जो यूजुअली एक क्वेश्चन में आ सकती है, या हो सकता है चारों में से कोई 2 मेथड्स आपको पूछे। अब कैसे 2 मेथड्स पूछेंगे वो तो हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आई थिंक मैंने आपको जितनी बातें समझाया ना, उतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूं, तब तक मैं आपको की पॉइंट्स जो आपको लिखवाने हैं मुझे, वो पहले आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले एक जनरल बात आप मेरी सुन लीजिए। देखिए बेटा, मैंने आपको बोला था कि मैं ये पूरा सब्जेक्ट आपको 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली 45 डेज़ ना, आप 45 डेज़ मत बोलना, आप उसे 45 वीडियोज़ बोलना, क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है,
कभी वेदर ख़राब रहा, कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं वीडियो अब बना के अपलोड नहीं कर पाता, कभी बना लेता तो कभी मैं अपलोड नहीं कर पाता। पर कन्फर्म जो मैंने कमिटमेंट किया हो कि आपको 45 वीडियोज़ के अंदर पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा के जाऊँगा, ये 5th सेम का पूरा आपको मिलेगा इसी चैनल पर। और 5th सेम क्या, ये कोर्स हो जाने के बाद मैं और भी कोर्सेस आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से रहे। ठीक है, चलिए अब मैं ये जो की पॉइंट्स लिख के दिया हूँ ना, चलिए आई थिंक ये आपको मैंने बता दिया हो, तो चैनल के साथ बनी रहिए और सब दोस्तों को बताइए कि यहाँ आपको एक सीक्वेंस वाइज पूरी स्टडी यहाँ पे मिलने वाली है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो की पॉइंट्स है ना, ये की पॉइंट्स ना बेटा सब कुछ है समझ के चलना। अगर ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखते हो तो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में 16 मार्क के लिए आता है ना, आपको 16 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, अगर आप ये की पॉइंट्स याद रखते हो। तो क्या सर इतना इंपॉर्टेंट है? बेटा हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पहले बताया ना, ये जो बनाया गया है ना स्ट्रक्चर बेटा, मैंने बहुत सारे बुक्स को रेफर किया हो, उसके बाद मैंने बनाया हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा वैल्यू करना, और जो जो बोलूँगा ना उसको ध्यान से सुनना। की पॉइंट्स में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा जो मैंने अभी तक बताया उसका थोड़ा सा समरअप बताया हो, एक समरी बताया। जैसे देखो, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, तो 2 or more कंपनीज कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस। अगर 2 कंपनियां होती है जो सिमिलर बिजनेस करती है, वो दोनों के दोनों लिक्विडेशन होता है बेटा दोनों का, और न्यू कंपनी बनती है, उसे हम क्या बुलाते हैं, अमलगमेशन बुलाते हैं, जो मैंने आपको डिटेली बता दिया था। बोलता है नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिख के दिया हूं, व्हेन एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ 1 or more एग्जिस्टिंग कंपनी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है तो वो क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया हूं ना मैंने आपको, चैनल में जाओ, सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखना, एक भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक वीडियो छूटी तो समझ जाना आप कॉन्सेप्ट से लैप्स हो गए, आपको अगले वाली वीडियो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखा करो, ये चीज़ याद रखना। दूसरा देख लो आप, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड परचेस कंसिडरेशन एक्सक्लूडिंग। हम ऑल असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और परचेस कंसिडरेशन में, बट एक्सक्लूडिंग किसको नहीं किया जाता, तो प्रीमियरी एक्सपेंसेस को ट्रांसफर नहीं किया जाता, अंडर राइटिंग कमीशन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को नहीं करेंगे, डिबेंचर्स को नहीं करेंगे, मतलब ये पूरा एक ही है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यही है बेटा आपकी fictitious असेट्स, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यही आपकी क्या है, fictitious असेट्स है, ये बात याद रखना। और इसको हम ट्रांसफर नहीं करते, जो मैंने बोला था ना ऊपर में बाद में कि fictitious असेट्स क्या होती है मैं बताऊंगा, तो ये है हमारी fictitious असेट्स। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में जो होती है हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जिसे बुलाते हैं, इसमें क्या क्या आता है जो माइनस करना पड़ता है हमें, तो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ता है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन टेकन्स, डिबेंचर, बैंक कोड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, रिजर्व फॉर आरडीडी, बैड डेट्स, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड, पब्लिक डिपॉजिट, एम्प्लॉइज सेविंग स्कीम, अनक्लेम डिविडेंड। ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है जिसे नेट एसेट्स में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये सब नाम है बेटा जो मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर करके बताया हूँ, तो आप इन सब को अपने पास नोट डाउन कर लेना, लिख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और मैंने आपको बताया नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो असेट्स टेकन ओवर में से लायबिलिटीज टेकन ओवर को क्या कर देना, माइनस कर देना। परचेस कंसिडरेशन को हम कभी कभी नेटवर्थ या नेट एसेट्स बुलाएंगे, जो मैंने यहाँ बुलाया हूँ। और स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने आपको अभी बताया था, याद रखना, वापस बता रहा हूँ। अगर गुडविल है, ठीक है, गुडविल जो है वो आपकी मान के चलो बैलेंस शीट में है, कहाँ है, बैलेंस शीट में है, तो उसे पीसी का पार्ट नहीं बनाना है, पीसी का पार्ट नहीं बनाना है। अगर यही गुडविल एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, मतलब नीचे क्वेश्चन के नीचे में लिखा है न्यू वैल्यू दी है, इसकी एग्रीड वैल्यू दी है, तब ये पीसी का पार्ट बनेगा। ये चीज़ याद रखना, गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी है वो भी मैंने आपको लिखा के दिया हो, जिसको माइनस नहीं करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करनी पड़ती है, इंटरनल लायबिलिटीज माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंटरनल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, एक आता है जनरल रिजर्व, एक आता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है डिबेंचर सिंकिंग फंड, एक होता है कैपिटल रिडम्पशन फंड, एक है शेयर प्रीमियम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सब हमारी इंटरनल लायबिलिटीज होती है, कंपनी के अंदर की लायबिलिटीज होती है, इनको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब का सब जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, जिसको हम दे देते हैं। समझ में आई होंगी आपको बात, तो और नहीं समझ में आएंगी तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। जब जनरल एंट्रीज आएंगी ना आगे चल के, जब मैं आपको जनरल एंट्रीज करावाऊंगा यहाँ पे पूरे,
तब आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो मैं इसको क्लियर करा देता हूँ। सो मैंने इस 20 मिनट में आई थिंक आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया बेटा इस 20 मिनट्स में, कि 4 तरीके के परचेस कंसिडरेशन होता है, मतलब मेथड्स होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये सब मैंने बता दिया। पर ये तो आपको हर वीडियो में मिल जाता है ऐसा कि बेटा इसको लेना है इसको नहीं लेना है, पर वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते कभी वीडियोज़ में, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग करके मैंने आपको सबका एक एक क्वेश्चन कराने का सोचा हो, तो मैं आपको हर एक का एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो बेटा, पहला जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है लमसम का। किसका होता है? लमसम का। तो क्या लिख के देंगे? देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, ए कंपनी लमसम मेथड का लिए क्वेश्चन है यहाँ, ये लमसम मेथड का है। किसका है? लमसम मेथड। लमसम मेथड में कैसे वर्डिंग यूज होती है वो ध्यान से सुन लेना। ए कंपनी परचेज the business of B company for rupees 10 करोड़। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो सिंपल समझना ये कौन सी मेथड है? लमसम मेथड। डायरेक्टली लिख के दिया है कि कितने में खरीदा है, 10 करोड़ में दिया है, तो ऐसा जो होगा ना डायरेक्टली लिख के देगा। लमसम मेथड के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, आपको बस देखना है कि खरीदने वाली कंपनी ने बेचने वाली कंपनी को कितना रुपए दिया, तो वही आपका लमसम मेथड से क्या बन जाता है? परचेज कंसिडरेशन बन जाता है। ठीक है, बात सिंपल बात होती है। ये क्वेश्चन में बहुत कम पूछता है, बट हमें याद रखना पड़ेगा कि ऐसा आ सकता है। जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास नेट असेट्स मेथड, और उसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिया हुआ एक। जैसे आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना, लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल दी है 5 लाख की, जनरल रिजर्व दिया है 60,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 30,000, 6% डिबेंचर दिए 2 लाख, और क्रेडिटर दिया है 80,000। तो आप सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले डिसाइड करो इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल इंटरनल है, रिजर्व इंटरनल है, प्रॉफिट एंड लॉस इंटरनल है, डिबेंचर हमारा मोड ऑफ पेमेंट बनता है, मैंने आपको बता दिया था, तो इसको आप फिलहाल कुछ नहीं करोगे। एक्सटर्नल में क्या आ गया? ये हमारा क्रेडिटर आ गया। हमेशा देखो ये इंटरनल डिसाइड किया मैंने, ये मोड ऑफ पेमेंट है, तो मोड ऑफ पेमेंट के लिए इंटरेक्शन होंगी, नीचे में अगर कुछ लिखा होगा तो इसको देखेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। डिबेंचर का कुछ नहीं करना फिलहाल, संधि क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करेंगे। देख लो बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको गुडविल दिख रहा है 1 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है आपको कितने का? 2,50,000 का, प्लांट दिख रहा है 3,50,000 का, स्टॉक दिया है 80,000 का, डेटर्स दिया है 50,000 का, कैश दिया है 30,000 का, प्राइमरी एक्सपेंसेस कितना दिया है आपके पास? 10,000 का। टोटल मिला के आप सबसे पहले क्या क्या नहीं लेना है वो मैंने आपको बता दिया था। तो जो नहीं लेना था उसमें हम देख लेंगे कि हम गुडविल को लेके हमने स्पेशल बात किए थे। किसको लेके बात की थी अपन ने? गुडविल को लेके बात किए थे ना, कि अगर गुडविल की वैल्यू कहाँ दी है, बैलेंस शीट में दी है तो नहीं लेंगे, लेकिन गुडविल की वैल्यू अगर एडजस्टमेंट में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो लेंगे। तो एक बार चेक कर लेता हूँ क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो हाँ चेक कर सकते हो, गुडविल की वैल्यू है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितनी? 95,000। तो सर गुडविल के कैलकुलेशन में हम इसको लेंगे। ठीक है, 95,000 को लिया जाएगा। ठीक है, क्या सर और क्या क्या नहीं लेना है हमें? तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी तो लेंगे, स्टॉक भी लेंगे, डेटर्स भी लेंगे, कैश भी लेंगे। प्रीमियर एक्सपेंसेस बेटा फिक्टिशियस असेट्स के कैटेगरी में आया था ना, और हमने बोले थे हम फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लेने वाले। सो ये हमने डिसाइड कर चुके हैं। सो एक मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से देखना। नेट असेट्स, क्या लिखा? नेट असेट्स। एक्चुअली आज ग्रिप नहीं बन रही है इसके साथ। नेट असेट्स के लिए जस्ट वेट कीजिएगा बेटा 1 मिनट। नेट असेट्स के लिए जस्ट वेट, हाँ ओके। देखो हमने बात की थी कि हम लेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स का फॉर्मूला हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे नेट असेट्स का फॉर्मूला? तो हमने बोले थे हम असेट्स लेंगे, क्या लेंगे? असेट्स लेंगे। ठीक है, कौन कौन से लेंगे? हम सभी लेंगे, बट किसको नहीं लेंगे? 50 को नहीं लेंगे, 50 को नहीं लेंगे। तो 50 असेट्स को हमने नहीं लेना है। उसमें से माइनस क्या करेंगे हम? तो इसमें से माइनस करेंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या माइनस करेंगे? एक्सटर्नल
लायबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। जो भी वैल्यूज़ होंगी, इनकी जो भी वैल्यूज़ है उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो ये हमने पढ़े थे नेट असेट्स में। तो अब देखो ना बेटा, असेट्स में देखो क्या क्या आया है, वो सब नाम लिख लो। तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तो यहाँ पे एक और बात भी लिखी है। वो लास्ट पॉइंट हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ये लास्ट में एक बात लिखी थी बेटा, बी कंपनी डज नॉट टेक ओवर द कैश बट एग्री टू एक्सेप्ट द संडे क्रेडिट लायबिलिटी फॉर 70,000। ये जो बी कंपनी है वो कैश नहीं ले रही है बेटा। बी कैश नहीं ले रही है मतलब असेट्स में हमें कैश को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला है ना, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास जो असेट्स है, कौन कौन सी असेट्स है वो सब देख लो आप। तो सबसे पहले असेट्स में मैं आ गया यहाँ से, असेट साइड में देख रहा हूँ। तो सबसे पहले अब मैं इसको हटा देता हूँ और वन बाय वन सिस्टमेटिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इसको ध्यान से याद करना कि कैसे लिखते हैं। सो मैं यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ। कैलकुलेशन, जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, एक्चुअली मेरी प्रिंट ऐप के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई ऐसा लग रहा है मुझे, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जैसे ही जम रहा है। आज के दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे, कैलकुलेशन लिख दिए। फिर जितनी भी असेट्स है वो सब असेट्स लिख देना। सबसे पहला नाम क्या है, गुडविल। पहला नाम क्या है, गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू कितनी लेंगे हम, नई वैल्यू जो है गुडविल की वो कितना है, 95,000। कितना है, 95,000। तो ये मैंने गुडविल की वैल्यू लिख दिया, कितना, 95,000। नेक्स्ट नाम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट नाम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। एक्चुअली शायद बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा है आज। सो एक्चुअली एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना वो कर लो। एक्चुअली मैंने बहुत बार ट्राई किया बट आई थिंक मेरा प्रिंट ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा है आज सिस्टम को। सो ये जो भी है मैं आपको कल बता दूंगा। ये क्वेश्चन जितना मैंने आपको पढ़ा उसको एक बार जस्ट रिकॉल करो और आपसे बनता है ना तो उसको बना के ट्राई कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हो जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोज़ में। अगले वीडियोज़ में क्या क्या बताऊँ वो सुन लो एक बार। तो मैं ये आपको परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन सिखाऊंगा और कल मैं आपको वेंडर कंपनीज की जनरल एंट्रीज कैसे बनती है ये मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपके लिए पूरा रेडीमेड फॉर्मेट रेडी करके रखा हो कि ये सब चीज़ें मुझे आपको समझाना है करके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। एक्चुअली एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ क्या ये अच्छे से लिख रहा है। सो अगेन बेटा ये डाउन एंड डाउन एंड डाउन, मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेंगी। सॉरी बेटा अनकन्वीनियंस हुआ आपको उसके लिए, बट फिर भी एक्चुअली ट्राई करेंगे बेटा। मैं सिस्टम को सुधारूंगा थोड़ा सा एंड देन हम कल से पढ़ाई चालू करेंगे। तो जितना समझा है उसको एक बार कवर कर लेना बेटा।